नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सिस्टम की बत्ती गुल। आज हम एक सरकारी महकमे की बीमारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और वो महकमा भी ऐसा जिसे दूसरों के इलाज की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो खुद किसी बीमार से कम नहीं लगता। सवाल ये भी है कि सरकारी महकमे खुद बीमार हो जाते हैं या फिर उन्हें बीमार कर दिया जाता है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी महकमों का खोखलापन कब तक दूसरों की जान लेता रहेगा, और उसकी जांच से जुड़ी फाइलों का अंबार मंत्रालय में कब तक लगता रहेगा। क्या कभी वो सिस्टम नींद से जागेगा जिसकी बत्ती गुल है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब अगले आधे घंटे में हम तलाशेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना महामारी के दौर में राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य सुविधाएं अब बीमार हो चुकी हैं। सरकारी सिस्टम मरीजों का दर्द बढ़ा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड की बिजली गुल होने की घटना खुद बयां कर रही है। बीमार सिस्टम की वजह से 3 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी हमीदिया अस्पताल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, इसकी बानगी राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में देखने को मिली। लचर स्वास्थ्य सेवाओं ने 3 लोगों की जान ले ली। हमीदिया अस्पताल के कोविड वार्ड की बिजली 2 घंटे तक गुल रही। इस दौरान पावर बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं थी, साथ ही जनरेटर भी खराब था। ऐसे में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं हमीदिया के डीन और अधीक्षक को नोटिस भी दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी निलंबित कर दिया गया है। अस्पताल के पावर बैकअप सिस्टम का सर्टिफिकेशन करने वाले इंजीनियर को भी निलंबित किया गया और डॉक्टर को भी नोटिस दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही है। तत्काल प्रभाव से पीडब्ल्यूडी के E&M के वो इंजीनियर जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे मेंटेनेंस की देखभाल करें, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन और सुपरिंटेंडेंट को नोटिस दिया गया है। वो डॉक्टर जिसको सभी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का सर्टिफिकेशन देना था, उस पर भी कार्रवाई और उस को भी नोटिस दिया गया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। वहीं मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मामले पर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर हमीदिया में 3 मरीजों की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही मरीजों की मौत को दुखद बताया है। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में बिजली गोल हो जाने, जनरेटर नहीं चलने और कोई इमरजेंसी व्यवस्थाएं न होने के कारण कोरोना वार्ड में जो 3 मौतें हुई हैं, उसमें एक पूर्व जनप्रतिनिधि भी है। ये मध्य प्रदेश की सरकार की असली सूरत दिखाता है। आज एक छोटे से कर्मचारी के ऊपर गाज गिराकर सरकार क्यों लीपापोती करना चाहती है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत जो है मध्य प्रदेश की जनता शासकीय चिकित्सालयों पर विश्वास कर सकती है। तत्काल जो है मंत्रियों को हटा दिया जाना चाहिए। इधर मरीजों की मौत के मामले पर जिम्मेदार सवालों के जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। सर मेरे प्लीज सर हमीदिया की लापरवाही है, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही है, किसकी सर? नहीं अभी मालूम नहीं, प्लीज अभी सीएम साहब के पास जाना, अर्जेंट कागज निकाल देना प्लीज प्लीज। हमीदिया में बिजली बैकअप के लिए जनरेटर लगाए गए हैं। मेन सप्लाई कट होने पर बैकअप से ऑटोमेटिक सप्लाई शुरू होने लगती है, लेकिन शुक्रवार को ये बैकअप भी काम नहीं आया। हमीदिया प्रबंधन इसके रखरखाव और डीजल पर हर साल 10 लाख रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना का होना कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े करता है। आखिर हालात बदलते क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो ये रिपोर्ट सवाल खड़ा कर रही है कि हालात आखिर बदलते क्यों नहीं हैं, और अगले आधे घंटे में हम इसी सवाल के कुछ जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। RKS धाकड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं।
अधीक्षक हैं जय आरोग्य अस्पताल के, ग्वालियर से हमारे साथ हैं। धाकड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शख्स हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद। डॉक्टर एस पोरवाल, आप रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर हैं हेल्थ के, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पोरवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार धाकड़ साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। दरअसल ग्वालियर में भी कुछ दिनों पहले इस तरह की खबर आई थी जब जय आरोग्य में एक बड़ा हादसा देखने को मिला था। दरअसल आपसे सवाल यह है कि चूक कहां हो जाती है? देखिए, सारी व्यवस्थाओं पे हमेशा नज़र रखी जाती है, और अगर ग्वालियर की आप बात करें तो वो एक टेक्निकल फॉल्ट जिसको अपन कहें, जी, मतलब एक बिजली का या किसी मशीन में फॉल्ट है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जी, ये इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु जो मशीनी फॉल्ट हैं, जो मशीनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि किसी का कंट्रोल नहीं है। इस तरह की चीज़ें कहीं भी किसी भी सिस्टम में हो सकती हैं। जी, ठीक। धाकड़ साहब का कहना है कि अगर सिस्टम जो मशीन के जरिए ऑपरेट हो रहा है, अगर मशीन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसका अंदाज लगाना पहले से मुश्किल नहीं होता। लेकिन इधर हमीदिया की जो खबर हमें बता रही है वो ये कि हमारे पास बैकअप सिस्टम था, हमारे पास एक ऐसा जनरेटर था जिसके डीजल पर 10 लाख रुपए साल खर्च किए जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक कहिए या बदनसीबी कहिए कि जब उस जनरेटर की ज़रूरत पड़ी तो वो भी फेल हो गया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एस पोरवाल जुड़े हुए हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं, हेल्थ के, रिटायर्ड हैं। पोरवाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जब मंत्रालय में बैठकर इन तमाम चीज़ों पर मंथन होता है कि दरअसल पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम किस तरह से ऑपरेट करें, किस तरह से चलाएं, तो एक बड़ा मुद्दा फंड को लेकर आता होगा, और यकीनन आप लोग जितने फंड की रिक्वायरमेंट होती होगी उसे पूरा भी करते होंगे। पैसे की कोई कमी नहीं आती, या मान के चलते हैं। सभी सीएम बड़े खुले दिल से इस बात को मानते हैं कि प्रदेश की जनता को अच्छा, बेहतर, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, पैसे की आप लोग कमी नहीं आने देते। लेकिन प्रबंधन के तौर पर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। आप खुद मंत्रालय में बैठे होंगे और आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों के भीतर प्रबंधकीय क्षमता होती है वो कुछ अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन अस्पतालों के भीतर जो लोग जिम्मेदारी संभालते हैं वो डॉक्टर होते हैं। उनको किसी मरीज के जिस्म के ऊपर कमांड रहता है, वो बीमारियों पे कमांड रखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं मैनेजमेंट भी उनके हाथ में देना इस तरह की चूक को बढ़ावा देता है? साहब, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपने उठाया है, और वास्तविकता भी यही है कि मैं इंदौर जिले में सीएमएचओ भी रहा हूँ जी, जॉइंट डायरेक्टर रहा हूँ, और रीजनल डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ जी। तो मैंने ये अनुभव किया है कि एक डॉक्टर जो अपनी विधा में स्पेशलिस्ट है जी, चाहे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो एक्सरे का स्पेशलिस्ट हो, चाहे पैथोलॉजिस्ट हो, आज शाम को वो एक्सरे देख रहा है और कल सुबह मालूम पड़ता है कि उसको सीएमएचओ बना दिया, तो उसको सीएमएचओ के प्रबंधन का जानकारी नहीं है, बिल्कुल न ही उसके पूरे कैरियर में उसको कोई जानकारी दी जाती है ऐसी कि जिसमें वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट कर सके, और उसको उस पद पे दे दिया जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि एक मेडिकल ऑफिसर को कुछ वर्ष के प्रोग्राम ऑफिसर बनाया जाए, प्रोग्राम ऑफिसर रहने के बाद कुछ वर्ष के लिए उसको डीएचओ, जिला स्वास्थ्य अधिकारी का पद दिया जाए, और वहां पर उसको प्रबंधन की, फाइनेंशियल की, सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक। और जब वो ट्रेंड हो जाए तो उन्हीं लोगों में से सीएमएचओ या अधीक्षक या जॉइंट डायरेक्टर जो भी पद देना है जी, वो दिया जाए, तब वो अपनी व्यवस्था को बहुत कुशलता से देख पाएगा। ठीक। अन्यथा इस तरह की जो चीजें होती आ रही है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे बीजेपी का शासन हो, हर किसी में यही चीज होती आई है और होती रहेगी। ठीक। धाकड़ साहब की तरफ लौटता हूं मैं। धाकड़ साहब, पोरवाल साहब की बात आप सुन रहे होंगे, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? दरअसल एक डॉक्टर को जब वो बहुत सीनियर हो गया, मान लीजिए किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट का उसे डीन बना दिया गया, अस्पताल का डीन बना दिया गया, लेकिन उससे ये भी कहा जाता है कि
यहाँ का जनरेटर ठीक होगा या नहीं होगा इस पर भी आप नज़र रखिएगा। मशीनें ठीक से काम कर रही हैं वो भी आप नज़र रखिएगा। एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी आप नज़र रखिएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है या नहीं ये भी आप नज़र रखिएगा। क्या इन तमाम टेक्निकल चीज़ों से जूझता है एक डॉक्टर जिसकी स्पेशलिटी कुछ और है? नहीं, देखिए, हर चीज़ के लिए ये बात सही है कि डॉक्टर्स अपनी विधा में पारंगत होते हैं जी। और वो अपना काम करते हैं, परंतु अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी दी जाती है तो वो बखूबी निभाते हैं सब लोग और सभी का सहयोग उसमें रहता है। मैं देखता हूँ कि जनरेटर वाली या बिजली वाली बात है तो उसके लिए हर जगह इंजीनियर्स अपॉइंटेड रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ E&M विभाग के जो इंजीनियर्स हैं वो उनका काम है, वो ये देखते हैं, मतलब ये उनका काम हमेशा डिवाइडेड रहता है। परंतु मेडिकल मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट या उसके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है उस हिसाब से डिमांड के अनुसार लोगों की क्वालिफिकेशन और उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। दूसरे लोग अपॉइंट जरूर रहते हैं, दाकर साहब अपॉइंट जरूर रहते हैं, लेकिन जब कोई हादसा सामने आ जाता है तो सीधे फिर आप लोगों पर उंगली उठ जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सही बात है। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रबंधन में किसी को जिम्मेदारी दी जाती है जी, तो हमेशा जो जिम्मेदार पद पे बैठा है जिम्मेदारी उसी की मानी जाती है, क्योंकि निगरानी रखना उसी का काम होता है। ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है जी। परंतु वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अंडर भी कई सारे विभागों को मॉनिटर करने के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक, और ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि सतत निगरानी रखते हैं लोग। ठीक है, तो डॉक्टर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि वो उनके मातेहत जितने लोग लगाए गए हैं वो अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं, लेकिन उन पर भी नज़र रखना है। और वो क्या कुछ रिपोर्ट बनाकर ऊपर अधिकारी को या अधीक्षक को दे रहे हैं उसको भी वक्त पर ठोंकते बजाते रहना है कि उसमें सच क्या है और गलत क्या है। लेकिन दरअसल अस्पताल में सिर्फ यही समस्याएं नहीं हैं कि यहाँ पर कभी कभी बिजली के वायरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, कभी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, या फिर कभी वहाँ पर सालों बरसों पुराना रखा जनरेटर वक्त पर चलता ही नहीं है। इसके अलावा भी कई दिक्कतें हैं। कोरोना के इलाज में मुनाफाखोरी एक ऐसी चीज़ रही जिस पर सरकारी सिस्टम या फिर स्वास्थ्य महकमा अंकुश नहीं लगा पाया। नकली मास्क वायरस को रोकने के बजाय वायरस की एंट्री के लिए सारे दरवाजे खोलते नजर आए। इधर ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने वाले एक रैकेट का हाल ही में खुलासा हुआ है। नकली प्लाज्मा चढ़ाने से एक मरीज अपनी जान गंवा चुका है और जिम्मेदार हैं कि कार्रवाई का राग अलापते नहीं थकते। सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करती हमारी एक और रिपोर्ट आपके लिए। कोरोना महामारी के दौर में लचर स्वास्थ्य सेवाओं की एक तस्वीर ग्वालियर में देखने को मिली। ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने के मामले ने कोरोना महामारी में महादलाली को उजागर कर दिया। जहां कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, अपनों की जान बचाने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में नक्काल आपदा में अवसर खोज रहे हैं। असली के नाम पर नकली बेचने वालों की बाछें खिली हुई हैं। दलाल लोगों की जान की परवाह किए बगैर मुनाफा कमाने में लगे हैं। ग्वालियर में भी एक ऐसे ही रैकेट का खुलासा हुआ है जिसमें नकली प्लाज्मा बेचने का भी सनसनीखेज खुलासा हुआ। नकली प्लाज्मा चढ़ाने से कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। परिवार वालों ने 18,000 में नकली प्लाज्मा खरीदा था। पुलिस ने मामले में 2 दलालों को हिरासत में लिया है जिन्होंने बीते 4 महीने में कई मरीजों को नकली प्लाज्मा बेचा है। सर कोई व्यवस्था हो सकती है क्या प्लाज्मा? बोले हाँ हो जाएगी, ये नंबर है उसका जगदीश का, और जगदीश से बात कर लो, वो सब बता दे। उन्होंने त्यागी जी को कॉल करके बुलाया और 18,000 रुपये सैंपल और वो दे दिए। बोले 2 घंटे बाद आना, प्लाज्मा मिल जाए। शासन की तरफ से भी एक टीम बन गई है जिसमें डॉक्टर हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही है। वो तो जांच का विषय है, जांच में देखिए जो निकलेगा। प्लाज्मा की भी जांच करानी है हमको आज ही, उसकी प्लाज्मा की जांच में जो भी निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में सर्जिकल साजो सामान की कमी का फायदा चाय की दुकान वाले उठा रहे हैं। मामला जबलपुर के रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल का है, जहां अस्पताल में सर्जिकल ग्लव्स और थ्रेड की कमी है, जिसके चलते मरीज के परिजनों को अस्पताल के बाहर साइकिल स्टैंड और चाय की दुकानों से इन सामानों को खरीदना पड़ रहा है।
मामले में अस्पताल के RMO का कहना है कि वो अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। ये तो कोई देखने वाला ही नहीं है ना, पूरी रोडों में, शहर की पूरी रोडों में, पान की दुकान में, रोड पे, और छोटी छोटी सी दुकानें लगा के लोग ठेले लगा के और छतरी लगा के मास्क बेच रहे हैं। जो अमानक हैं वो लगा के लोग घूम भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। 10 रुपये 20 रुपये का मास्क आ रहा है, लगा के घूम रहे हैं, जिससे कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। ये दरअसल बहुत पहले से ऐसा चल रहा होगा, लेकिन कोरोना के आने की वजह से इसमें अति हो गई, जिसकी वजह से हमें ये देखने मिल रहा है। नहीं तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल्स की पहले से हालत रही है कि वहाँ जिस तरह की आपको व्यवस्था मिलना चाहिए, जितना आपको चार्ज किया जाता है, जिस तरह से डॉक्टर्स ने आपको ट्रीट करना चाहिए, अटेंशन रहना चाहिए, वो पहले भी कभी नहीं था। उस समय चिकित्सालय में ग्लव्स उपलब्ध नहीं थे, तो उनको बाहर से ग्लव्स लाने के लिए जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके कैंपस के भीतर जो साइकिल स्टैंड है, उस साइकिल स्टैंड के कर्मचारी ने हमको 50 रुपये में ग्लव्स दिया। ऑपरेशन में धागा लगता है, वो धागा भी उन लोग बेच रहे हैं। उनको बुलाकर निश्चित रूप से चेतावनी दी गई है और हम लोगों ने माननीय जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जबलपुर, उनको लेटर लिख दिया है। इंदौर में भी कोरोना के इलाज में मुनाफाखोरी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सिर्फ 30 रुपये का N95 मास्क दुकानों पर 200 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा है। लिखित में इस तरह की अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है विभाग को। और जहाँ तक रेट के लिए बात है कि किसी निर्धारित रेट पे चीज़ों को बिक्री करने के लिए, तो समय समय पर जिला प्रशासन के द्वारा माननीय जिलाधीश के निर्देशानुसार भी ऑर्डर्स जारी हुए हैं, जहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन के रेट भी, जिसमें मिनिमम उसका प्राइस कितना रखना है वो भी तय कर दिया गया है। और इसको मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी VC में इसको सराहा था। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई यदि किसी के द्वारा गतिविधियां इस तरह की जा रही हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश ही नहीं, दुनिया इस वक्त कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रही है। लोग अपनी सेहत और अपनों के बारे में ही सोच रहे हैं। ऐसे दौर में तमाम लोग सिर्फ एक दूसरे पर विश्वास जता रहे हैं, लेकिन अगर महामारी के बीच कुछ लोग विश्वास का खून कर दें तो इससे बड़ा जुर्म कोई और नहीं हो सकता। ऐसे में सरकारी सिस्टम की लाचारी लोगों की जान पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, इससे जुड़े भी कुछ सवालों के जवाब अपने मेहमानों से ले लेते हैं। डॉक्टर एस पोरवाल हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर हैं हेल्थ के, और डॉक्टर KS धाकड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधीक्षक हैं जय आरोग्य अस्पताल के। पोरवाल साहब, आपके पास आना चाहूँगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बजट लाखों का है, करोड़ों का है, अरबों का है, लेकिन आज भी हम अपने ज़िलों में जो ज़िला अस्पताल है, जिसे सबसे बड़ा अस्पताल कहते हैं अपने ज़िले का, वहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का मेडिकल स्टोर नहीं बना पाते, एक बेहतरीन किस्म का ब्लड बैंक नहीं बना पाते, या फिर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी हम सिर्फ पर्ची लिख कर दे देते हैं और कहते हैं कि अस्पताल के बाहर जो सामने दुकानें खुली हैं वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अस्पताल के भीतर नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है ये कमी कब तक दूर हो पाएगी? और उससे अहम सवाल ये, आप इसे कमी मानते भी हैं या नहीं मानते? क्योंकि अगर मानते होते तो कुछ ना कुछ काम अब तक इस पर हो रहा होता, लेकिन 70 और 73 साल बीत गए आज़ादी को, आज तक सिस्टम बदला नहीं सर कभी। सर, एक तो मेरा ये मानना है जी कि शासकीय जो दवाइयाँ और सामान आते हैं उनकी गुणवत्ता की जांच पूरी तरह से होना चाहिए। ठीक। बाजार में जो अच्छी अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ आती है और सरकारी सप्लाई जो होती है उसमें कई जगह बहुत अंतर देखने को मिलता है। उनकी इफेक्टिवनेस भी काफ़ी देखने को मिलती है कि कम होती है। अब वो लेबोरेटरी में जब जांच होती है तब तो प्रमाणिक हो जाती है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक। और उसकी वजह से खरीदना पड़ती है। लेकिन एक जेनरिक दवा में और एक ब्रांडेड दवा में इतना कीमत का अंतर होता है, तो उसके इफेक्ट का भी अंतर दिखता है। तो उस चीज को जरूर विशेषज्ञ लोगों को देखना चाहिए। पोरवाल साहब, एक सवाल और आपके इस जवाब से मेरे जहन में आया, हालांकि मुझे पता नहीं कि इस सवाल का जवाब आपको देना कितना आसान होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा अगर इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास है तो जरूर शेयर कीजिएगा। कि आपको लगता है कि दवाओं से जुड़ा भी एक बहुत बड़ा रैकेट, एक माफिया काम करता है जो सरकारी अस्पतालों में सप्लाई करता है, और वो यकीनन दूसरे दर्जे की चीजें यहाँ सप्लाई करता है? मेरे को तो ऐसा लगता है साहब कि प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में है, ये पूरे देश में है। ठीक है, आपकी बिल्कुल है जी। आप बहुत साफ गोई से आपने जवाब दिया। आपने कहा कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शायद इस तरह का सिस्टम है कि जो बिचौलिए हैं उसको आप मेडिकल माफिया कह लीजिए या कोई और
शब्द उनके लिए चुन लीजिए एक बड़े मुनाफे के तौर पर, और फिर वो मुनाफा कहाँ कहाँ बढ़ता होगा ये एक अलग चर्चा का विषय है। धाकड़ साहब के पास आना चाहूँगा। धाकड़ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, इस तरह की शिकायतें बहुत आम रहती हैं अस्पतालों में कि दवा नहीं है या फिर सर्जिकल सामान नहीं है। आपको क्या दिक्कत पेश आती है बतौर अधीक्षक कि आपको लगता है कि आप लोग जो कुछ डिमांड ऊपर भेजते हैं कि हमें अस्पताल चलाने के लिए ये दवाएँ ये सामान चाहिए, कि आपको वो सब मिल जाता है या उसमें से लिस्ट में बहुत सी चीज़ें काट दी जाती हैं? देखिए, चूँकि इतना बड़ा अस्पताल होता है जी, और इतने सारे मरीज आते हैं। मैं अपने अस्पताल की बात करूं तो हमने कोरोना और उसके साथ साथ पूरे समय सामान्य मरीज हर विभाग के, चाहे न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, मेडिसिन, सब मरीजों को हमने लगातार यहाँ पर इलाज दिया है जी। तो ऐसे में हमारी जो डिमांड जाती है, और एक और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैम के थ्रू खरीद शुरू की है, जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन एक बनाया हुआ है। तो चूंकि गुणवत्ता का जहाँ सवाल है तो वो उसमें कंप्रोमाइज़ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जैम में अच्छे से अच्छी कंपनियां रजिस्टर कराती हैं और कॉरपोरेशन के थ्रू बहुत अच्छी सामान हमें मिलता है। हाँ, कभी कभी ऐसे रहता है कि कोई चीज़ थोड़ी मतलब कुछ समय के लिए ख़त्म हो गई, लेकिन उसके लिए भी हमें गवर्नमेंट ने दूसरा एक अधिकार दिया हुआ है कि हम उसको लोकल परचेज के माध्यम से खरीद के और हम अपना काम यहाँ पे जारी रखते हैं। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ में। पोरवाल साहब की तरफ रुख करूँगा। पोरवाल साहब, आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मैं एक स्थिति, एक कंडीशन आपके सामने रखता हूँ जी। एक बार आपको फिर से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमान सौंप दी जाए और आपसे कहा जाए कि पोरवाल साहब, आपके हाथ में है, आप जो चाहे फैसला ले सकते हैं। 3-4 ऐसे कुछ फैसले बड़े कि आप हमें बता सकते हैं जिससे आपको ये लगे कि एक बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा और बहुत कुछ स्थितियां बदल सकती हैं, वो फैसले क्या हो सकते हैं? एक तो सर, जिले का जो भी अधिकारी बनाया जाए जी, किसी भी संस्था का प्रमुख, उसको डीपीसी के माध्यम से प्रमोट करके ही बनाया जाए। ठीक। ये जो प्रभारी पद दिए जाते हैं जी, ये नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक। प्रभारी के ऊपर तलवार लटकी रहती है और उसको हर तरह के कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक। दूसरा, नहीं तो उसको हटा दिया जाता है। तो अगर प्रमोशन से बनेगा, हर आदमी को मालूम होता है कि मेरी बारी इतने साल बाद आएगी जी, वो अपने को उस हिसाब से ढाल लेता है। ठीक। दूसरा बड़ा बदलाव, प्रभारी में क्या है कि कल वो किसी दूसरे पद पे था और रातों रात अचानक उसको नया पद दे दिया जाता है। मैनेजमेंट पहली चीज हो गई। ढल नहीं पाता। पोरवाल साहब, अगला बड़ा बदलाव, उसको कई तरह के कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जी, अगला बड़ा बदलाव, अगला ये सर कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जी, वो जैसे कि जिले में एक जिला अस्पताल होता है जी, उसके आसपास 4 सैटेलाइट अस्पताल, ठीक, 1 लाख 2 लाख की पॉपुलेशन पे पूर्णतया सज्जित होना चाहिए। वो सैटेलाइट अस्पताल जो होते हैं जिसको सीएससी नाम दिया जाता है, सीएससी को मजबूत किया जाना चाहिए। सीएससी को अगर मजबूत करेंगे तो जिला अस्पताल पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक। और वहां पे दिक्कत ये आती है कि अगर गायनेकोलॉजिस्ट है तो एनेस्थेटिक नहीं है, और एनेस्थेटिक है तो पीडियाट्रिशियन नहीं है। ठीक जी। तो पहले आपको जो टीम होती है वर्क करने वाली, वो टीम करके आपको एक एक संस्था को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक। पोरवाल साहब, बहुत एक जगह पे पीडियाट्रिशियन है, एक जगह गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक, एक जगह, हाँ, तीनों ही संस्थाएं बेकार। ठीक ठीक ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं धाकड़ साहब के पास वापस लौटना चाहूंगा। धाकड़ साहब, मेडिकल अमले ने जिस तरह से कोरोना काल के दौरान काम किया, आप लोग सलाम के लायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बतौर जयारोग्य अधीक्षक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या कुछ और बदलाव की आप ज़रूरत महसूस करते हैं जिससे आप इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बना सकें और दूसरे लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कर सकें? सपोर्टिंग हैंड आपको और क्या मिलना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल या सलाह मेरे लिए की है। इस क्राइसिस में मुझे 6 महीने एज ए जॉइंट डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट हुए हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तो कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट शुरू हो गया पूरे देश में। बिल्कुल। और हमारे पास ले दे के इस पूरे अंचल में, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान भी लगा हुआ है, पूरा एक जयारोग्य अस्पताल, जिसमें हमें
मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उससे हमें जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना हुआ मिला उसको हमने चालू कर लिया, तो कोरोना हमने वहाँ पे, बाकी सामान्य मरीजों का ट्रीटमेंट हम यहाँ करते रहे जी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा जी, मैं आम पब्लिक से अपील करूँगा, बाकी तो गवर्नमेंट जितना कर सकती है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस कोरोना को जिस तरीके से हैंडल किया है, हम लोग वास्तव में बहुत सुखद अनुभूति महसूस कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि पब्लिक डॉक्टरों पे और जो इसके इलाज में कोरोना के में लगे हैं उन पे विश्वास करे और उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे जी। बस यही मेरा आपके माध्यम से अपील है। बाकी हम लगे हैं, डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। बिल्कुल। और आपका ये जो जज्बा है धाकड़ साहब, इसीलिए आप लोग धरती के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन दरअसल जो घटनाएं बीच बीच में हो जाती हैं वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ डॉक्टरों या अस्पतालों पर सवाल खड़े करने नहीं था, दरअसल हमने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए। इसीलिए हमने सिर्फ डॉक्टर को टारगेट नहीं किया, हमने कहा कि वहां पर बिजली का काम देखने वाले भी जिम्मेदार हैं। जैसा कि राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में देखने को मिला, लाखों रुपए के खर्च पर एक जनरेटर वहां खड़ा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो जनरेटर चालू ही नहीं हुआ, 3 लोगों की जान चली गई। एक जान की कीमत है, ऐसे में 3 लोगों की जान की कीमत कौन चुकाएगा? यकीनन सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। और आप मेहमानों ने हमें जो मशवरे दिए वो यकीनन हम सोचते हैं कि अगर जिम्मेदारों तक पहुंचे तो उस पर अमल हो तो कुछ बदलाव भी आए। आर.एस. धाकड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और डॉक्टर एस पोरवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपना राय हमारे सामने, अपने दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो दरअसल सिस्टम की जो बत्ती गुल है वो कब जागेगी या दोबारा से कब वो चलेगी, जलेगी, जिससे लोगों को फायदा मिल पाएगा। इस खास प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।